नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लामता नैनपुर ब्रॉडगेज को हरी झंडी, 29 दिसंबर से शुरू होगी ट्रेन। अतिक्रमण से पहले अतिक्रमणकारियों ने हटाए अतिक्रमण, शुक्रवार को चलेगा बुलडोजर। लालबर्रा के 1 दर्जन से अधिक गांव की नहीं हुई मैपिंग, 4000 से अधिक समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए परेशान किसान। परसवाड़ा विधायक ने किया छात्रावास का औचक निरीक्षण, अव्यवस्थाओं पर जमकर बिफरे। जनपद पंचायत की बैठक में सदस्यों ने जताई नाराजगी, सरपंचों को नोटिस जारी करने का प्रस्ताव। ओलंपिक मशाल रवाना, 9 जिलों का भ्रमण कर 4 जनवरी को बैहर पहुंचेगी मशाल। समर्थन मूल्य पर धान बेचकर कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं किसान, 20 दिन बाद भी नहीं आई खाते में राशि। और मौसम का बदला मिजाज, कोहरा, धुंध और बारिश ने बढ़ाई परेशानी, दिन और रात का कम हुआ तापमान। और अब खबरें विस्तार से। जिले के बैहर तहसील मुख्यालय के खेल परिसर में 4 से 6 जनवरी के बीच में आयोजित बैगा ओलंपिक की मशाल जिला मुख्यालय से बैगा बाहुल्य जिलों के लिए रवाना हो गई। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह ने इस मशाल को जिले से रवाना किया, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बैगा बाहुल्य जिलों से होते हुए 3 जनवरी को ओलंपिक की शुरुआत के समय बैहर पहुंचेगी। बैगा ओलंपिक की मसाल यहाँ से होते हुए नारियल का आगाज हो चुका है और आदरणीय सीओ मैडम के द्वारा मसाल प्रज्वलित कर ये कलेक्ट्रेट बालाघाट से इसकी शुरू की यह मसाल मंडला, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। बालाघाट में जैसे आप सब जानते हैं, हर वर्ष लगातार बैगा ओलंपिक आयोजन किया जाता है, तो इस साल वो 4, 5, 6 जनवरी को किया जा रहा है। तो उसी के संबंध में जो हमारे बैगा बहुल वाले जिले हैं मध्य प्रदेश के और अन्य प्रदेशों के, वहाँ ये मशालें ली जाती है, जिससे कि वहाँ के लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। और हर साल ही बहुत सा पार्टिसिपेशन होता है सारे जिलों का, प्रदेश के भी और अन्य प्रदेशों के भी। तो उसी के संबंध में आज शुरू किया गया, इसकी मशालें प्रारंभ की गई। जिला पंचायत के सीईओ रजनी सिंह ने बताया कि इस बार बैगा ओलंपिक में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सम्मान, स्थानीय व्यंजन स्टॉल सहित विदेशी पर्यटकों के लिए अलग से गैलरी बनाई गई है। इस बार हमने बैगा ओलंपिक को ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने का प्रयास किया है। उसमें पहला तो एक है कि उसको हम प्लास्टिक फ्री कंसेप्ट में ले जा रहे हैं, तो कम से कम प्लास्टिक का उपयोग हो, स्पेशली इससे डिस्पोजल्स वगैरह होते हैं, एक वो इस बार का एक विशेष हमारा प्रयास है। दूसरा, जो खेल कूद हर साल होते हैं रेगुलरली, तो इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि सारे जो बैगा जनप्रतिनिधि हैं या ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने अच्छा कार्य किया है अपने क्षेत्र में, उनको हम सम्मानित करेंगे। कई बार ये इशू आते हैं कि बैगा लोग छूट जाते हैं, तो हमारा एक विशेष इसमें जोर रहेगा कि उनका सम्मान किया जाए मंच से, जिससे उनको भी उनको भी एक हाईलाइट मिल सके। एक और जो नई चीज़ है कि हम बालाघाट की जो लोकल क्यूजीन्स हैं, लोकल जो यहाँ की खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उसको एक इस बार देना चाहते हैं कि उसके बारे में लोगों को जानकारी हो। उसके स्टॉल्स लगवाएंगे विभाग के माध्यम से भी और अन्य जी, जिससे लोग वो खाना वहाँ बने और लोग उसको उपयोग कर सके। इस बार हमारे जो बैहर क्षेत्र के, कान्हा क्षेत्र के रिसोर्ट ओनर्स हैं, उनसे भी चर्चा हुई है, तो क्योंकि इस समय पे विदेशी टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं। आपको बता दें कि जिले के भीतर बैहर तहसील मुख्यालय में बीते 5 वर्षों से बैगा ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वह गांव के संस्कृति से जुड़े विभिन्न खेल, नृत्य सहित अन्य संस्कृति का आयोजन किया जाता है। बीते वर्ष विधानसभा चुनाव व लोकसभा चुनाव की आचार संहिता की वजह से ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया था। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के बाद पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव को देखते हुए ओलंपिक का आयोजन जनवरी माह में किया जा रहा है। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर कुम्हारी पंचायत की बाढ़ पीड़ितों ने जिला प्रशासन को अपनी व्यथा बताते हुए उनकी सुनवाई करने की गुहार लगाई। पीड़ितों ने बताया कि शासन ने मकान टूटने पर बहुत कम मुआवजा दिया, लेकिन अब उस स्थान पर मकान बनाने नहीं दिया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि उन्हें अन्य स्थान पर पट्टा दिया जाएगा, जिससे वे आज मकान के लिए बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं।
अच्छा, कितना मुआवजा मिला आपको? 7,000 रुपये। कम है कि ज़्यादा आपके लिए? वो सर हमारे हिसाब से तो कम भी है और उससे ज़्यादा तो सामान था हमारा। क्या क्या सामान था आपको? वहाँ तो पूरा ही सामान था सर, खाने पीने का पूरा, यानी तो मिनिमम कितना मिलना चाहिए आप लोग को? सर वो तो मुआवजा तो दूर की बात है सर, अब लेकिन हमको वहाँ यानी रहने नहीं दे रहे हैं उस जगह में, और हमको आश्वासन दिया गया कि नए जगह देंगे और वहाँ पे आपका पट्टा बना के देंगे और मकान बना के देंगे। तो आश्वासन जो दिए वो अभी तक यानी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। हम बस राह ही देख रहे हैं कि आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे। कुछ इसी तरह की परेशानी कुम्हारी से पहुंचे अन्य ग्रामीण भी बताते हैं। उनके अनुसार मुआवजा बहुत कम मिला। अब उन्हें प्रशासन उस स्थान पर मकान नहीं बनाने दे रहा है और ना ही जमीन का पट्टा दे रहा है। जी, हम बाढ़ पीड़ित ग्रस्त लोग हैं। हमको अभी तक इस आश्वासन दिया गया था, इसके हिसाब से अपन लोग आए थे। जी, आश्वासन दिया गया था कि आपको मकान मिलेगा ऐसा करके, तो अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम लोग आए थे। तो मुआवजा तो मिल गया ना आपको? जी, मुआवजा मिला है, किसी को 10,000, किसी को 20,000 सहायता राशि मिला है खाली। हाँ, उसी को मुआवजा बोलते हैं। कितना कितना मिला है? तो किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 5,000, किसी को 2,000। क्यों, ऐसा क्यों? जी, अब हम बोलने गए तो बताया गया कि हमको कि जिस चीज़ का जिस तरीके से क्षति हुआ है वैसा वैसा मिला है करके बोल रहे थे। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमको मकान मिले, मकान मिले, पट्टा मिले, मकान मिले। हम लोग तो वहाँ कम से कम 5-7 साल हो गए। आपका ही मकान है क्या वहाँ पर? जी, तो कब बाढ़ आई थी? तो ये यानी 8 तारीख को आई थी सर। 8 के तारीख वहाँ पे कम से कम 12 मकान क्षति हो गए और बाकी मकान हैं सब पानी में चुका है। आपको कितना मिला मुआवजा? 20,000। 20,000 मिला। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हमको ये चाह रहे हैं हम लोग कि मकान हमको बना के दे सरकार और जमीन का पट्टा बना दे। 2 महीने पहले सड़क दुर्घटना में घायल हुए जिला शिक्षा अधिकारी के वाहन चालक नागेश्वर बाग उम्र 29 वर्ष की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर निवासी नागेश्वर जिला शिक्षा अधिकारी का वाहन चालक था। 6 नवंबर को नागेश्वर बालाघाट से सिवनी जा रहा था। इसी दौरान लालबर्रा के निकट पेट्रोल पंप के पास गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिससे नागेश्वर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया था। वहां से स्थिति खराब होने के कारण उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया, जिसके इलाज के दौरान 26 दिसंबर को मौत हो गई। ये क्या है, वो साहब को छोड़ के आया था गाड़ी से। कौन से साहब को कहते छोड़ने? लटारे साहब को। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में गाड़ी चलाया जाए, गोलू पारासर का गाड़ी चलाता है, तो उनकी गाड़ी छोड़ने जा रहा था सिवनी में, तो वहाँ इनका एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? ये लालबर्रा का था। तो बकुड़ा में? जी। कैसे, फिर क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर वहाँ से फिर वो कार्रवाई हुई, उनको गोंदिया रेफर किया, गोंदिया से नागपुर रेफर करे, नागपुर पर यहाँ ला दिए। नागपुर वालों ने यहाँ भेज दिया, मशीन की सुविधा नहीं होने के कारण, और यहाँ पर मशीन की सुविधा नहीं थी। लेकिन मशीन की सुविधा रहती है तो मैं परसों दिन मिल के गया मैं इनसे, तो अच्छी बात हुई थी मेरी। अच्छा, कितने माह पहले एक्सीडेंट हुआ था इसका? 2 महीना पहले। तो यहाँ पे क्या उपचार के दौरान मृत्यु हुई क्या? हाँ, उपचार। बालाघाट नगर से लगी मोयल नगरी भरवेली में गौसिया मदरसा कमेटी के तत्वाधान में एक रोजा जश्न गौसिलवरा का आयोजन किया गया, जिसमें फातिया खानी, लंगर आम, नाते खानी, सलातो सलाम सहित अन्य कार्यक्रम संपन्न किए गए। भरवेली के मोबिन चौक में आयोजित इस कार्यक्रम में बाहर से आए सूफी धर्म गुरुओं ने सूफीवादी विचारधारा पैगाम गौसुल वारा का संदेश देते हुए पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी सरकार के बताए हुए रास्ते पर चलने, उस पर अमल करने की बात कही। आज भरवेली में गौसिया मदरसा कमेटी की जानिब से जी जश्न गौसुलवरा का एहतमाम किया गया था, जिसमें मगरिब के बाद में फातिया खानी हुई और आम लंगर का एहतमाम था। उसके बाद ईशा की नमाज के बाद आज जो हमारे बाहर से धर्म गुरु आए थे, उन्होंने यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को हुजूर गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर की ज़िंदगी के बारे में और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की नसीहत की, और जिसमें काफ़ी तादाद में भरवेली के और शहर के काफ़ी लोग। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तथा ईसा मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर बुधवार की रात को नूतन कला निकेतन में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।
इस कवि सम्मेलन के साथ साथ जिले का नाम रोशन करने वाले फिल्मी गीतकार शेखर अस्तित्व का सम्मान किया गया। निकेतन में आयोजित इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आए सभी कवियों ने एक से बढ़कर एक अपनी उम्दा रचनाओं की प्रस्तुति दी, जिसे सुन श्रोता ताली बजाने पर मजबूर हो गए। निकेतन सभागृह में आयोजित इस कार्यक्रम में बालाघाट शहर के निवासी शारीरिक गतिविधियों से ओतप्रोत योगेश चौबे, मुख्य अतिथि के रूप में शरद श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर रामकुमार राम औरिया, सेवानिवृत्त प्राचार्य। कवि सम्मेलन शुरू होने के पहले सभी अतिथियों के हाथों दीप प्रज्वलित किया गया। स्वागत समारोह का कार्यक्रम भी किया गया। इसमें शरद श्रीवास्तव का स्वागत रूप बनवाले नूतन कला निकेतन संस्था के अध्यक्ष द्वारा किया गया। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जितनी शिकायतें और जितनी परेशानी इन दिनों किसानों को हो रही है, शायद ही कभी धान बेचने में आज तक किसी किसान को हुई हो। रोजाना किसान जिला मुख्यालय अपनी परेशानियों को लेकर पहुंच रहे हैं, बावजूद इसके उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। गुरुवार को ऐसा ही एक मामला लेकर लालबर्रा क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक किसान पहुंचे और उन्होंने परेशानी बताई कि क्षेत्र के 4000 से अधिक किसानों की मैपिंग नहीं होने की वजह से धान खरीदी केंद्र शुरू नहीं हो सके हैं। नतीजा, समर्थन मूल्य पर धान बिक्री के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। किसान ग्राम कोपरे, कातरी, नवादा, बिरसोला, भुट्टा और खमरिया, नीलजी, कोसमी, इन सोसाइटियों में अभी तक किसानों की मैपिंग नहीं हुई, जिस कारण से धान खरीदी अभी तक प्रारंभ नहीं हुई। इसमें शासन की कहीं न कहीं और विभाग की लापरवाही इसमें समझ में आ रही। इसी संदर्भ में हम आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि अतिशीघ्र हम किसानों की समस्या का निराकरण करें। क्या लगता है आप लोग का अभी तक धान खरीदी केंद्र स्टार्ट नहीं किया गया और कितने किसान होंगे जो इससे प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 4 से 5 हज़ार किसान इसमें प्रभावित हैं, क्योंकि संपूर्ण ग्राम पंचायतों का ही मैपिंग नहीं हुई है और किसान तो अपनी फसल को अपने घर में ही संभाल के रख रहा है, लेकिन मैपिंग ना होने के कारण वो अपने धान को सही समय पे सोसाइटी नहीं पहुंचा पा रहा है, जिसके कारण उसको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डिप्टी कलेक्टर निकिता मंडलोई बताती हैं कि किसानों के द्वारा उनको परेशानी बताई गई है, जिससे वे वरिष्ठ स्तर पर भिजवा देंगे, जिससे किसानों की समस्या का निराकरण हो सके। कुछ किसान हैं लालबर्रा तहसील के ही हैं, वो पाथरी और कोपे करके गांव है, वहाँ पर उन किसानों का पोर्टल पे नाम नहीं आ रहा है और धान खरीदी शुरू नहीं हो पा रही है। उसी को लेकर के उन्होंने आज ज्ञापन सौंपा। मैडम क्या मांग इन लोगों ने की कि किसानों की मांग यही है कि खरीदी नहीं होने से उनको आर्थिक समस्याएं झेलनी पड़ रही है और साथ ही उनका नाम पोर्टल में नहीं आ रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी सारी समस्याएं हो रही हैं। हमने ज्ञापन ले लिया है, इसे तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे शहर के गर्रा रेलवे फाटक के पास एक कार पोल से टकराकर पलट गई। स्थानीय जनों के अनुसार कार पलटने पर लोगों ने 108 एम्बुलेंस को जानकारी दी, जिससे कार के भीतर से 2 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। घटना क्यों हुई इसकी जानकारी नहीं लगी है। ये तो 1:30 बजे के बीच अचानक आई गाड़ी और खंबे को ठोकती हुई पलट गई। फिर आप लोग ने फिर निकाले फिर वहाँ से? कितने लोग फंसे थे उसमें? उसमें 2 लोग। कहाँ की गाड़ी बोलते हैं? ये बालाघाट की। बालाघाट की। दोनों सिंधी थे, दोनों को नहीं पहचानते वो। भिजवाए एम्बुलेंस बुलवाए, लेकिन वो गए जो उसमें पुलिस आई। हाँ, पुलिस भी आ गई थी। सकुशल निकल गए। और सकुशल निकले, कोई चोट नहीं आई, हल्की फुल्की थी, नहीं के बाद। रात में बहुत अधिक धुंध और कोहरा होने की वजह से भी शायद वाहन चालक को रोड दिखाई नहीं दी, तो इसलिए शायद इस कार पोल से टकराकर पलटने की जानकारी मिल रही है। अतिक्रमण पर प्रशासन के एक्शन मूड को देखते हुए कालीपुतली से जयस्तंभ के मध्य अतिक्रमणकारियों को मिली एक चेतावनी पर उन्होंने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार की सुबह अतिक्रमणकारी अतिक्रमण हटाने की बेहद जल्दी में दिखाई दिए। हर कोई अपने अतिक्रमण हटाने में व्यस्त दिखाई दिया। जानकारी लेने पर अतिक्रमणकारियों ने बताया कि बुधवार की रात को ही नगरपालिका ने घोषणा की है कि अतिक्रमण हटा दे, वरना कार्रवाई की जाएगी। इसे देखते हुए सभी अतिक्रमणकारी अपने अतिक्रमण हटा रहे हैं।
फोटो देखेंगे। ये अतिक्रमण का कार्य चल रहा है कलेक्टर महोदय के द्वारा। उन्होंने बोला है कि जितने भी सरकारी जमीन पे जितने भी बने हुए हैं सबको टूटना है और इसी कारण से हम ये खाली कर रहे हैं। तो कहाँ तक चिन्हित किया गया इसको? हाँ देखिए, पूरी चाल ही बस जयस्तंभ चौक से लेकर के पूरी चाल। अब बेरोजगार हो गए, अब क्या करेंगे? सरकार लोगों को बेरोजगार कर रही है तो बेरोजगारी सही। हमारा गैरेज था, कलेक्टर साहब ने बोला गया कि यहाँ पर अतिक्रमण है, आप हटा लीजिए, हमने हटा दे रहे। फिर भी कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे इससे? 25 लोग, करीब 25 से 30 लोग बेरोजगार होंगे। आपको बता दें कि जिला प्रशासन व नगर पालिका की सख्त कार्रवाई में आगामी दिनों में शहर के नावल्टी हाउस, गौली मोहल्ला, बूढ़ी रोड में भी अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बाकायदा इन क्षेत्रों में रोजाना स्थानीय जनों को अतिक्रमण हटाने की जानकारी दी जा रही है। बुधवार की रात करीब 8 बजे परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे नवेगांव में संचालित शासकीय पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास पहुंचे और यहां की अव्यवस्थाओं को देखकर वरिष्ठ अधिकारियों पर दूरभाष पर बिफर पड़े। इस दौरान विधायक श्री कावरे के साथ एसडीएम केसी बोपचे भी मौजूद थे। आपको बता दें कि छात्रावास श्री कावरे के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस छात्रावास में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्रों के द्वारा बीते दिनों ही विधायक श्री कावरे को शिकायत की गई थी। इस पर उन्होंने औचक निरीक्षण का आश्वासन दिया था। इसी वादे को पूरा करते हुए बुधवार की रात्रि 8 बजे कड़ाके की ठंड के बीच विधायक श्री कावरे नवेगांव छात्रावास पहुंचे। उन्होंने देखा कि छात्रावास अधीक्षक बीएल चौधरी के कमरे में ताला लगा हुआ है और वे रोजाना की तरह ही छात्रावास में नहीं है। चर्चा के दौरान वहां छात्रों ने अपनी पीड़ा बताते हुए विधायक रामकिशोर कावरे से कहा कि शिक्षा अध्ययन के लिए पुस्तकें, स्टेशनरी और फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है। इस दौरान श्री कावरे ने आदिवासी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को फोन लगाया और दूरभाष पर बिफर पड़े। 50 सीटर। आज बच्चे कितने हैं यहाँ पे? 45 है। सालाना कौन है? ये बता, यहाँ पे 50 बच्चों के अलावा जिनको यहाँ पे अनुमति है रहने की, यहाँ पे कौन रहता है? चौकीदार। सर रोटी बनती है कभी कभार, कभी कभार। आज नहीं बनी? नहीं है ना, ऐसा नहीं है। हफ्ते में 2 दिन हम लोग संडे के दिन जैसे बना के खा ले। छुट्टी है यार, बच्चे हैं। यार तुम्हारे मेनू में तुमको पता है कि तुम्हारे मेनू में क्या क्या है? रोटी है ना सर, तो रोटी रोज बनना चाहिए। गुरुवार की सुबह आसमान में छाए काले बादल, धुंध और कोहरे ने फिजा में ठंडक घोल दी तो कुछ देर बाद ही बारिश से पारा लुढ़क गया है। मौसम विभाग की पूर्व चेतावनी के अनुसार ही 26 दिसंबर को मौसम ने एक बार फिर करवट ली। आसमान में छाए काले बादल बारिश में बदले। इस दौरान जिले के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। रबी की फसल की तैयारी कर रहे किसानों के लिए यह निश्चित ही खुशखबरी हो सकती है, लेकिन खरीफ की गहानी करने वाले किसानों के लिए किसी आफत से कम नहीं है। जानकारी के अनुसार बारिश के बाद मौसम खुलेगा और ठंड अपना रौद्र रूप धारण करेगी, जिससे नए साल की शुरुआत में तापमान और अधिक लुढ़कने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तुम्हारा नेतृत्व मैं आज का मौसम निश्चित रूप से बड़ा सुहाना मौसम है। आज ग्रहण का दिन है और ये खगोलिक घटना है, तो ऐसी घटनाओं में इस तरीके का मौसम हो जाता है। तो शीत ऋतु का चल रहा है, कुछ वर्षा हो गई है सुबह सुबह, मौसम बिल्कुल ठंड का है। तो हम लोग हमारे सीनियर नवानी साहब जो कि 85 साल के हैं और युवा अधिवक्ताओं के साथ अलाव का आनंद ले रहे हैं। नहीं, ये बारिश से तो किसानों को फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे गेहूँ चना है इसको पानी कम लगता है और जिनका असिंचित है उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो उनको एक पानी का बचत हो जाएगी और फसलें इससे खिलखिला उठेगी, क्योंकि अभी मौसम पानी आया 5 मिनट का आया पर अच्छा आया, जिससे कि फसलों को फ़ायदा होगा और अरहर को भी फ़ायदा होगा।
जो कोहरे से जो नुकसान होता है, तो कोहरे के ऊपर अगर पानी आ जाता है तो उसका बेनिफिट किसानों को मिलता है। और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के 7वें दिन किसानों के खाते में पैसा जमा करने का वादा झूठा निकल गया। किसान परेशान हो रहे हैं और रोजाना खरीदी केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान किसानों ने अपनी परेशानी कुछ इस तरह से बताई कि शासन ने जो पर्ची दी है उस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 7 दिनों के भीतर उनके खाते में पैसा आ जाएगा। आज 20 दिन से अधिक हो गए लेकिन उनके खाते में पैसा नहीं आया है। और जी 32 कुंटल 40 किलो दिया है। कब? 10 तारीख को। तो पेमेंट आया कि नहीं आया? नहीं आया पेमेंट अभी कुछ भी नहीं आया कि यहाँ तो आ रहे हैं, अभी समझो धान भी लाए आज। अच्छा, लेके जो मगर लेट में लेके अंदाज है। अच्छा, तो अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान ही नहीं हुआ? नहीं हुआ है। क्या नाम आपका? केवल राम सर पेमेंट के लिए आए थे पर पेमेंट हुआ नहीं और कुछ धान भी लेके आए थे। अच्छा, कब धान लेके आए थे? अपन 6 तारीख को धान दी थी सर स्टार्टिंग में। तो परिवहन हो गया आपका इसका? हाँ। तो कितना कुंटल धान लेके आपने यहाँ पर? शायद 40 कुंटल धान दिए थे उस समय में। तो पेमेंट आया कि नहीं आया? नहीं आया सर, अभी तक नहीं आया। नहीं। क्या लग रहा है आपको? पता नहीं कब तक आया, कुछ लग नहीं रहा है कि पेमेंट हो जाए। सेवा सहकारी समिति जागपुर खरीदी केंद्र के प्रभारी बताते हैं कि उन्हें भी जानकारी नहीं है कि किसानों के खाते में धान बिक्री का पैसा कब तक आएगा। शासन ने अब तक कोई नियम स्पष्ट नहीं किया है, जिससे उनके आगे भी संशय की स्थिति बनी हुई है। भुगतान अभी कोई भी किसान का नहीं हुआ है। 287 लोगों से माल खरीद के हो गया, जिसमें से 1 रुपये भी पेमेंट किसी को नहीं मिला है। भुगतान की प्रक्रिया बिल्कुल जीरो है। और ये भी संशय है कि जिस प्रकार पिछले बार खरीदी में किसानों से कर्ज की वसूली में पेमेंट कटा था 2 दिन, उसके बाद में वो पेमेंट उनको वापस चला गया था। पर अभी इस बार भी पेमेंट आधा कर्जे में कट रहा है, पर हमको ये पता तक के नहीं है कि उसके खाते में कितनी राशि जाने वाली, कि कट के जाएगी कि पूरी जाएगी। इसलिए हम भी सोसाइटी स्तर पे, समिति स्तर पे एंट्री नहीं कर पा रहे हैं किसानों के खाते में। आपको बता दें कि गुरुवार की सुबह से ही बेमौसम शुरू हुई बारिश की वजह से जिले के अधिकांश खरीदी केंद्रों में रखी कई क्विंटल धानों पर संकट दिखाई दे रहा है। हालांकि खरीदी केंद्र के प्रभारी बताते हैं कि बारिश से बचने के लिए उन्हें त्रिपाल दी गई है, लेकिन लगातार बारिश अगर हुई तो क्या यह त्रिपाल इतने अधिक धान के लिए काफी होगी, यह भी चिंता का विषय बना हुआ है। पानी गिर रहा है तो त्रिपाल की पूरी व्यवस्था की गई, नीचे भी बिछाई गई है पन्नी, फिर ऊपर से ढाका गया है पाल को, और धान सुरक्षित है पूरा। और परिवहन रोज ही हो रहा है। वैसे यहाँ वारासिवनी ब्लॉक में तो परिवहन रोज हो रहा है, रोज 3-4 गाड़ी माल डेली जा रहा है। ये बताइए परिवहन कब से हो रहा चल रहा है यहाँ पे? परिवहन ये 10 दिसंबर से चालू हो गया, 6 दिसंबर से धान खरीदी स्टार्ट किए थे। और जिला कर्मचारी कांग्रेस द्वारा गुरुवार को जिला प्रशासन को प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की शिकायतें दर्ज थीं। कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सजल मस्की ने बताया कि प्रदेश शासन द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई है, लेकिन इसका जिला स्तर पर पालन नहीं हो रहा है। आज हम माननीय कमलनाथ जी के नाम में ज्ञापन सौंपना है जल संसाधन विभाग प्रकोष्ठ की समस्याओं को लेकर। इसमें दैनिक वेतनभोगियों की अभी कैबिनेट की बैठक में 2 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई गई है। तत्कालीन सरकार द्वारा 31/8/2018 से 31/3/2018 से बढ़ाई गई थी, जिसमें स्थायी कर्मियों को भी आस से अपेक्षा थी कि वर्तमान भी सरकार 60 से 62 उसी तिथि से करे, किंतु 19/12/2019 को आदेश प्रसारित हुआ है, जिससे उस ड्यूरेशन के जो न्यायालयीन प्रकरण या अन्य जो स्थिति में सेवानिवृत्ति आयु के प्रकरण लंबित है, हम शासन से मांग करेंगे कि 31/3/2018 से ही उनकी सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष हो। इसी के साथ ही दैनिक वेतनभोगी को स्थायी कर्मी जो हो चुके हैं उनको नियमित पदों पे संविलीन कर अनुकंपा नियुक्ति और अन्य जो लाभ है, इसके साथ पेंशन जो नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू है उसमें सेवानिवृत्ति उपरांत बहुत कम पेंशन बनती है। इसी पे हम मांग करेंगे कि पुरानी पेंशन जो लागू हुई है। जल संसाधन प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष फातिमा खान ने बताया कि प्रदेश शासन द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के विषय में बैठक तो की गई, लेकिन इसमें सभी कर्मचारियों का ध्यान नहीं रखा गया। शासन से पुनः मांग है कि सभी कर्मचारियों की मांग पर पुनः ध्यान दिया जाए। जो कमेटी अभी कमलनाथ जी द्वारा गठित की गई है, तो 11 तारीख को की गई थी वो कमेटी, और वो 15 तारीख को मीटिंग मंगाई और 19 तारीख को लेटर आ गया। तो कुछ बातें शायद कर्मचारियों की स्पष्टता से नहीं रख पाई होगी,
और कुछ कन्वेंस नहीं हो पाया होगा, जिसके कारण कर्मचारियों का जो सीनियर है, जिनके न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं और जो लोग हैं सन 2018 से मार्च से रिटायर में, उनका नहीं हो पाया। इस संबंध में हम उनसे भी मांग कर रहे हैं कि सभी कर्मचारियों का 2 साल बढ़ाया जाए, जिससे कि उनमें भी मतलब कुछ वो खुशी हो कि सभी लोगों का बढ़ गया। हमारे साथियों का बढ़ा तो हम उनको धन्यवाद देते हैं, हमारे साथियों के लिए बढ़ने के लिए। और इसकी 2-3 मांगे और हैं, जैसे कि नियमितीकरण के लिए हमने कहा है, पेंशन के बारे में भी हम उनको विचार कर रहे हैं। जबलपुर बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना की पूर्ण होने की कड़ी में 29 दिसंबर को एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। रेलवे के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार लामता से नैनपुर जबलपुर ट्रेन शुरू हो रही है। मैदानी स्तर पर लामता से नैनपुर के बीच ट्रेन शुरू किए जाने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें कि 14 दिसंबर को रेलवे के आला अधिकारियों द्वारा इस रूट का निरीक्षण किया गया था और ट्रेन चलाने के लिए हरी झंडी दे दी गई थी। उसके बाद से ही तारीख तय करने का दौर शुरू हो गया था। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि नए वर्ष से इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ेगी, लेकिन रेलवे द्वारा 2 दिन पहले 29 दिसंबर से लामता नैनपुर ब्रॉडगेज शुरू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में लामता से नैनपुर जबलपुर के लिए 2 फेरे चलाए जाएंगे। इसके बाद यात्रियों की मांग और आय के अनुसार फेरे बढ़ाए जा सकते हैं। सुबह 7:30 बजे लामता से नैनपुर के रास्ते जबलपुर और शाम को 5 बजे एक और ट्रेन चलाए जाने की जानकारी मिल रही है। हालांकि इस टाइम टेबल में फेरबदल किया जा सकता है। जिले के लामता पुलिस थाना अंतर्गत 15 दिन पहले बुढ़िया गांव में हुए अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए हत्या के आरोप में 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है। लामता पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर को बुढ़िया गांव के समीप शमशान घाट में दुर्गेश नागेश्वर का शव मिला था, जिसके सिर और गले में चोट के निशान थे। जांच के दौरान पुलिस को प्रथम दृष्टया हत्या करने का शक हुआ। पुलिस द्वारा हत्या के आरोप के शक में 302 का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई तो पता चला कि दुर्गेश का गांव की किसी लड़की से एक तरफा प्रेम प्रसंग था, जो उसके रिश्तेदार की लड़की थी। यह बात बीते कई दिनों से रिश्तेदारों को नागवार गुजर रही थी। शायद इसी बात से आहत होकर दुर्गेश की हत्या कर दी गई। इसके साथ में 3 युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। परसवाड़ा क्षेत्र के कोचेवाड़ा में जंगली जानवर का शिकार बनी गाय के मुआवजे के लिए पीड़ित किसान 1 वर्ष से कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है, बावजूद इसके उसकी सुनवाई नहीं हो रही। पीड़ित सुनील परिहार बताते हैं कि 1 वर्ष पहले गाय को जंगली जानवर ने अपना शिकार बना लिया था। इस बात की सूचना उनके द्वारा वन विभाग को दी गई, लेकिन आज तक किसी प्रकार की वन विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। मवेशी वाला केस था, फॉरेस्ट के अंदर मेरे मवेशी को शेर ने खाया हुआ था। कितने दिन हो गया शेर ने? जनवरी का केस है। जनवरी का केस है। अभी तक किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला सर। क्या बोलते हैं इनसे जुड़े हुए? 2-4 दिन में हो जाएगा, 2-4 दिन में हो जाएगा। 1 साल से मेरे को घुमराव कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहीं शिकायत किया था इस विषय में? हाँ, मैंने फॉरेस्ट के अंदर शिकायत किया था, डिप्टी साहब से भी बात किया था, मर्सकोले से भी बात किया था। इन बोल रहे हैं 3-4 दिन में हो जाएगा। शहर के लोधी मंगल भवन में 26 दिसंबर को नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिले के 320 ग्रामीण युवा मंडलों को खेल सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर युवाओं का जिला स्तरीय सम्मेलन एवं युवाओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक, ग्रामीण युवा मंडल के सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर बैगा जनजाति के युवाओं ने पारंपरिक बैगा नृत्य भी प्रस्तुत किया। ग्रामीण युवा मंडलों को खेल सामग्री के रूप में कैरम बोर्ड, क्रिकेट की पूरी किट, वॉलीबॉल की नेट और अन्य सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश के युवाओं की शक्ति और ऊर्जा को देश के विकास में लगाने की आवश्यकता महसूस की और इसके लिए उन्होंने देश के प्रत्येक जिले में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की। और इसीलिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई। आपको याद होगा, अभी नवोदय विद्यालय आपने देखा, नेहरू युवा केंद्र ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, राजीव गांधी जी की सोच थी। नवोदय विद्यालय में आप देखते हैं पूरे प्रदेश से
ग्रामीण क्षेत्र के युवा और पूरे देश के आते हैं। जैसे वाराणसी में नवोदय विद्यालय, वहाँ पर महाराष्ट्र, असम के कहाँ के बच्चे पढ़ते हैं और सब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं। तो उन्होंने ये प्रयास किया एक जगह से भारत की पूरी संस्कृति को इकट्ठा किया जाए, वहाँ उनका विकास किया जाए। वारासिवनी जिले के सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा वारासिवनी में 24 दिसंबर से आयोजित जय किसान ऋण माफी योजना अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों की ऋण माफी को लेकर गुलाबी फॉर्म की समीक्षा एवं निराकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में 26 दिसंबर को मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के निर्देश पर कांग्रेस जन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पहुंचकर ऋण माफी शिविर का जायजा लिया। आज जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा वारासिवनी के अधीनस्थ 10 सोसाइटियां इस बैंक के कार्यक्षेत्र में आती है, जहाँ के किसानों के जो डिफाल्टर किसान है वो और जो कालातीत आदि के जो ऋणधारी हैं उनके ऋण माफ किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसी तारतम्य में आज हम यहाँ उपस्थित हुए। इस अवसर पर हमारे क्षेत्र के भी किसान भाई उपस्थित हैं, जिससे आवश्यक दस्तावेज लेकर के उनकी जो आगे की प्रक्रिया है ऋण माफी की, वह कार्रवाई हमारे कर्मचारी साथियों और कृषि विभाग के सभी कर्मचारियों के द्वारा गतिशील की जा रही है। हमारे माननीय मंत्री जी ने भी परसों जो कोसे सोसाइटी और मेंढकी सोसाइटी में धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया था, तब वहाँ किसानों ने उनसे पूछा था कि भैया। बैंक प्रबंधक विजय मिश्रा ने बताया कि किसानों को योजना का लाभ दिलवाने की बात कही गई। साथ ही बैंक में पहुंचे कृषक एवं सोसाइटी में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले कृषकों से मुलाकात कर उन्हें शिविर आयोजन के बारे में जानकारी दी गई। ये जय किसान ऋण माफी योजना अंतर्गत जो पिंक फॉर्म जो थे, पिंक फॉर्म का मतलब यानी जो मृत कृषक जो है उनके वारसानों का जो है उसका निराकरण किया जा रहा है। ऐसे करीब कितने कृषक है अपने हमारी शाखा में 10 समितियों के 455 कृषक हैं, जिसमें पिंक 1 सूची में 102 कृषक हैं तथा पिंक 2 सूची में 353 कृषक हैं, जिसमें से कल दिनांक को जो शिविर लगा था, कल दिनांक तक के 65 कृषकों का पिंक 2 में वो किया गया है, निराकरण किया गया है और पिंक 1 में 11 कृषकों का सब निराकरण किया गया है। आज दिनांक को जो है कोचेवाही, रमरमा और झालीवाड़ा समितियों के कृषकों का निराकरण किया जा रहा है। बालाघाट टूरिज्म प्रमोशन काउंसलिंग आदिम जाति कल्याण विभाग के तत्वाधान में नगर में स्थित अनुविभागीय कार्यालय से बैगा ओलंपिक 2020 की मशाल रैली का आयोजन किया गया। मशाल को लेकर रैलीबद्ध तरीके से नगर का भ्रमण किया गया, जिसमें विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए मशाल रैली लालबर्रा रोड पर पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। भ्रमण पर बैगा ओलंपिक का आयोजन 4-5 दिन पहले आयोजन, जिसकी मसाल आपके शहर में भ्रमण कर रही है। आप सभी से अनुरोध है बैगा ओलंपिक जो कि लगातार 2014 से बैहर में हो रहा है, उसके बैगा ओलंपिक का जो प्रारंभ है मसाल यात्रा से की जाती है, क्योंकि ओलंपिक स्तर का खेल है ये। ओलंपिक की शुरुआत मसाल यात्रा से की जाती है। इसी कार्यक्रम में आज कलेक्ट्रेट बालाघाट से बैगा ओलंपिक की मसाल प्रज्वलित कर जिले के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण के लिए जा रही है। इसी क्रम में आज वारासिवनी में यह मसाल यात्रा यहाँ पर पहुँची है। इसके पश्चात यह लालबर्रा की ओर कूच करेगी। यातायात पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए लगातार वाहन चालकों से सड़क पर गाड़ी खड़ी नहीं करने की बात कही जाती है। बावजूद इसके लोगों द्वारा सड़क पर गाड़ी खड़ी करने का क्रम थम नहीं रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को यातायात थाना प्रभारी संजू कामले के नेतृत्व में शहर के बस स्टैंड और कालीपुतली चौक में सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर तालाबंदी की गई, जिसके बाद सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के चालकों में हड़कंप मच गया और उन्होंने सड़क से गाड़ी हटाना शुरू कर दी। कुछ देर में ही सड़क पूरी तरह खाली दिखाई देने लगी। जनपद पंचायत बालाघाट सभागार के सभा कक्ष में गुरुवार को निर्माण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जनपद सदस्यों द्वारा सरपंचों को नोटिस जारी करने की योजना बनाई गई। जनपद सदस्य भुरू पटेल ने बताया कि निर्माण समिति की बैठक के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है कि 77 पंचायत के सरपंचों में से कुछ सरपंचों द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के पहले ही पूर्ण होने की जानकारी दे दी गई है, जिससे मैदानी स्तर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ऐसे सरपंचों को नोटिस जारी करने के लिए अधिकारियों से कहा गया है। आज सभी कामों की समीक्षा की गई 77 पंचायतों की, जिसमें अपने अपने क्षेत्र के जो सब इंजीनियर लोगों ने इसका अपने अपने कामों से अवगत कराया, जिसमें कुछ काम पूर्ण भी हो चुके, कुछ काम अपूर्ण है और कुछ 77 पंचायतों में कुछ सरपंच लोगों की लापरवाही की वजह से काम अधूरे पड़े, जिनके टीएस ले लिए गए तो वो ऑनलाइन दिखा रहे हैं, जिनकी सीसी जारी नहीं हुई है। तो आज हम लोगों ने एक प्रस्ताव लिए हैं कि जितनी पंचायतों में काम अधूरे हैं उन पंचायतों के सरपंचों को नोटिस जारी किया जाए और उनसे कारण पूछा जाए कि ये जो कामों का आपने टीएस लिए हो वो काम क्यों अधूरे हैं, किस वजह से अधूरे हैं और उसको कब तक पूर्ण किए जाएंगे। तो वो उनको नोटिस के माध्यम से हम लोग उसकी जानकारी बुला के, और हमारी निर्माण समिति के जितने सदस्य हैं, जिन जिन पंचायतों में काम रुके हुए हैं, जो काम अधूरे हैं, उन पंचायतों का हम लोग भ्रमण करके चाहेंगे कि वो काम का जल्दी से जल्दी काम पूरे हों। जनपद पंचायत के निर्माण सभापति बालकृष्ण फूंदे ने बताया कि वरिष्ठ स्तर से राशि का आवंटन नहीं किया गया है, इस कारण मनरेगा में मजदूरी का भुगतान अटका हुआ है, निर्माण कार्य भी रुके हुए हैं। निर्णय संबंध में तो कुछ था ही नहीं, उनको गाइड किए सब इंजीनियर लोगों को कि भाई अपने क्षेत्र में आप जाइए और सुपरविजन अच्छे ढंग से करिए। कहीं से कहीं पंचायतों से हमको शिकायत मिली थी कि सब इंजीनियर आते नहीं क्या, और सरपंच या वहाँ का रोजगार सहायक अपने मनमर्जी से काम करवाता है। तो इन लोगों को निर्देशित किया गया कि आप जाइए और अपने सामने काम करवाइए, उनको गाइड करिए कहिए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लामता नैनपुर ब्रॉडगेज को हरी झंडी, 29 दिसंबर से शुरू होगी ट्रेन। अतिक्रमण से पहले अतिक्रमणकारियों ने हटाए अतिक्रमण, शुक्रवार को चलेगा बुलडोजर। लालबर्रा के 1 दर्जन से अधिक गांव की नहीं हुई मैपिंग, 4000 से अधिक समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए परेशान किसान। परसवाड़ा विधायक ने किया छात्रावास का औचक निरीक्षण, अव्यवस्थाओं पर जमकर बिफरे। जनपद पंचायत की बैठक में सदस्यों ने जताई नाराजगी, सरपंचों को नोटिस जारी करने का प्रस्ताव। ओलंपिक मशाल रवाना, 9 जिलों का भ्रमण कर 4 जनवरी को बैहर पहुंचेगी मशाल। समर्थन मूल्य पर धान बेचकर कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं किसान, 20 दिन बाद भी नहीं आई खाते में राशि। और मौसम का बदला मिजाज, कोहरा, धुंध और बारिश ने बढ़ाई परेशानी, दिन और रात का कम हुआ तापमान। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।